अब बात करते हैं दुनिया के आसान तरीन मेथड के ऊपर विच इज कॉल्ड कॉपी ट्रेडिंग। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाए, बट जस्ट टू गिव यू अ रिव्यू, हम बात कर रहे हैं कि दुनिया में या पाकिस्तान में स्टॉक पिकिंग करने के लिए तीन बेहतरीन वेल नोन तरीके क्या है। उसमें एक था टेक्निकल, जिसमें मैंने लास्ट डिटेल्ड वीडियो आपको बनाई। दूसरा है कॉपी ट्रेडिंग, तीसरा है फंडामेंटल। इन दोनों पे बात आज करने वाले हैं। सो कॉपी ट्रेडिंग का बिलीफ सिस्टम क्या है भाई? दुनिया में एक्सपर्ट होते हैं ना, बाल काटने का एक एक्सपर्ट होता है, इंजीनियर एक एक्सपर्ट होता है, प्रोडक्ट डिजाइनर एक एक्सपर्ट होता है। अगर ये एक्सपर्ट्स या मास्टर्स मौजूद हैं तो क्यों ना हम सीधा सीधा इनको कॉपी कर लें। हम स्टॉक पिकिंग करेंगे, यानी ये जो स्टॉक्स ले रहे हैं अपने आप के लिए या जो भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं, हम उसको कॉपी कर लेते हैं। और क्योंकि ये अपने लिए तो अच्छी चीजें ही लेंगे, तो फिर हम इनको कॉपी करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छी चीजें हो जाएंगी। दिस इज इन नट शेल कॉपी ट्रेडिंग। यहां पे ना हमें कोई स्किल सीखनी है, ना हमें वाई के बारे में सोचना है, क्यों क्यों ये कंपनी, क्यों ये कंपनी नहीं, क्यों ये बेच रहे हैं, क्यों ये नहीं बेच रहे हैं, क्यों ये लेके बैठे हैं, क्यों मंदी में बेच रहे हैं, क्यों तेजी में ले रहे हैं। हमें लेके बैठना है। हमें नहीं पता है कि इस बंदे ने जो टेक्निक्स बनाई हैं जिसके ऊपर ये स्टॉक सेलेक्ट कर रहा है वो क्या है। हमने इसके पोर्टफोलियो को कॉपी करना है। वो स्टॉक क्यों ले रहा है हमें नहीं पता है और हमारा गर्ज भी नहीं है। वो स्टॉक क्यों बेच रहा है हमें नहीं पता है और हमारा गर्ज भी नहीं है। बट यहां पे एक डिफरेंस निकल के आता है पूरी दुनिया में जो होता है और पाकिस्तान में जो होता है। पूरी दुनिया में ना कॉपी ट्रेडिंग इज लीगल, यानी कि आप एप्लीकेशंस होती हैं जहां पे आप बड़े बड़े पोर्टफोलियोज को कॉपी कर लेते हैं। अमेरिका में आपको पता है क्या होता है? डिफरेंट सेनेटर्स के पोर्टफोलियो होते हैं, उनको लिमिटेशन होती है, उनको रिक्वायरमेंट होती है कि आपको हर मंथ हर क्वार्टर अपना पोर्टफोलियो बताना है पूरी मार्केट को, और पूरी मार्केट उस पोर्टफोलियो को कॉपी करती है। पुराने रिटर्न्स देखती है कि भाई अगर सेनेटर बैठा है, ये पॉलिटिशियन बैठा है, ये स्टॉक पिकर बैठा है, इसने क्या लिया है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, और हम भी वो ले लें तो कितना अच्छा होगा। और आपके पास वो अवेलेबल होता है, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप बटन दबाते हैं, कॉपी करें। उनकी जो ट्रेड्स वो या तो खुद बताते हैं या उनके जो डिस्क्लोजर्स होते हैं उसके अंदर जो भी ट्रेड्स निकलती हैं वो एक एप्लीकेशन होती है, आपको बताती है कि भाई इस बंदे ने ये किया, आपने करना है आप कॉपी कर लें और आपका पोर्टफोलियो, आप उसका पोर्टफोलियो बराबर हो गया। पाकिस्तान में मसला ये है कि ना तो कॉपी ट्रेडिंग लीगल है और ना हमारे पास कॉपी ट्रेडिंग का कोई प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि कॉपी ट्रेडिंग की साइंस पाकिस्तानियों ने खुद बनाई है। भाई इंस्टीट्यूशंस को फॉलो कर लो, बैंक्स क्या लेते हैं उसको फॉलो कर लो, म्यूचुअल फंड्स क्या लेते हैं उसको फॉलो कर लो, इंश्योरेंस कंपनीज क्या लेती हैं उसको फॉलो कर लो। जो वो कर रहे हैं हम भी वही कर लेते हैं। इसमें क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकलिटी इंवॉल्व होती है और कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए कुछ कोर्सेज भी हैं जो आपको ये सिखाते हैं कि किस तरह म्यूचुअल फंड को, बैंक्स को, इंश्योरेंस को कॉपी करके हम उनका पोर्टफोलियो बना के उन जैसे रिटर्न कमा सकते हैं। एंड आई वांट टू बी वेरी अनबायस्ड हियर, लेकिन आई वांट टू बी ऑनेस्ट हियर एज वेल। मसला यहां पे ये होता है कि आपको ट्रू डिटेल्स के बारे में नहीं पता होता है। आप किसी का पोर्टफोलियो कॉपी करते हैं, लेट्स से आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कॉपी करते हैं, तो मंथली आपको कितने स्टॉक्स नजर आते हैं? टॉप 10 स्टॉक्स। यानी कि आपको यह नहीं पता है कि इस म्यूचुअल फंड ने, इस बैंक ने, इस इंश्योरेंस ने इन 3 महीनों में क्या किया है, कौन सा स्टॉक बेचा है, कौन सा स्टॉक लिया है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 महीने के अंदर एक स्टॉक उसने बेच के नीचे वापस ले लिया हो, कोई चीज 600 रुपए की बेच के 400 रुपए में वापस ले लियो, उसने तो 33% का ड्रॉडाउन बचा लिया। बट आपके लिए तो क्वार्टर एंड पे भाई ये स्टॉक लेके बैठा हुआ है, आप समझ रहे हैं? सो हमेशा उसका रिटर्न विल बी बेटर देन योर्स। सो रेप्लिकेबिलिटी, जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वी वांट टू लर्न अ साइंस जिसके अंदर रेप्लिकेबिलिटी बहुत अच्छी हो कि एक बार हमने सीख लिया, अब हम किसी भी एसेट क्लास के ऊपर उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो रेप्लिकेबिलिटी इसमें मुश्किल हो जाती है। और अब क्योंकि ये कॉपी ट्रेडिंग है, इसके अंदर अच्छी और बुरी दोनों चीजें रेप्लिकेट होती हैं। यानी कि अगर एक ट्रेडर से गलती हो गई है कोई चीज लेने में, तो उसका रिटर्न आपके लिए आएगा और आपको कभी नहीं पता होगा कि ये स्टॉक मुझे रखना है या बेचना है। उसने लिया, आपने भी ले लिया, उसने बेच दिया, पर आपको ये नहीं पता है कि यार उसने नुकसान में बेचा है तो क्या मैं नुकसान में बेच दूं। कभी कभी थॉट प्रोसेस आता है, राइट, कि यार अभी तो मैंने लिया था और अभी नीचे आ गया है तो मुझे बेचने का क्या फायदा है, सीधा सीधा 15% का नुकसान हो रहा है। ये नहीं सोचना है। वाई सोचना ही नहीं, आप भूल जाए वाई को। अगर वो बंदा कुछ कर रहा है, आपने एग्जैक्टली उसको कॉपी करना है। अब इसमें अच्छी बात है क्या है भाई? लर्निंग कर्व है ही नहीं, मतलब सीखना इसके अंदर कुछ है ही नहीं, मतलब जेन्युइनली दिमाग इस्तेमाल करना ही नहीं है। टेक्निकल पैटर्न के लिए भी सीखने की जरूरत थी, अगली चीज जो मैं बताऊंगा फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट, उसको भी सीखने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहां कुछ नहीं है, कोई लर्निंग नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, जो वो कर रहा है आपने करना है। दिमाग का इस्तेमाल
है ही नहीं। और अक्सर लोगों के लिए शायद ये बहुत आसान हो जाए कि भाई दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है और साथ साथ स्टॉक पिकिंग हो रही है, और इसीलिए टाइम कमिटमेंट भी नहीं है। आपको पता चल गया कि भाई उसने मंथ में क्या किया, एफएमआर की रिपोर्ट आ गई, उसने एक स्टॉक को 5% से कम करके 4% कर दिया है, आपने भी 4% कर दिया। उसने 5% से 10% कर दिया है, आपने भी 10% कर दिया। टाइम कमिटमेंट है ही नहीं, महीने में एक बार आपको पोर्टफोलियो देखना है, यूर गुड टू गो। और अब वो बंदा जो भी साइंस पीछे फॉलो करे, वो टेक्निकल्स के हिसाब से अपने स्टॉक पिक करे, फंडामेंटल्स के हिसाब से अपने स्टॉक पिक करे, खुद ही डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, क्योंकि ही इज बाइंग मोर देन 10 स्टॉक्स या मोर देन 5 स्टॉक्स। एक स्टॉक से आपको नहीं बता रहा है, वो अपना पोर्टफोलियो आपको दिखा रहा है। इसका मतलब कि आपके पास उसका पूरा पोर्टफोलियो 5, 10, 15, 20, 25, 30 स्टॉक्स की डिटेल अवेलेबल है। सो खुद ही डाइवर्सिफिकेशन हो गई। और इसकी बुरी बातें क्या है? डिपेंडेंसी विदाउट नोइंग वाई। वो फंड मैनेजर जो फंड को मैनेज करता था वो छोड़ के चला गया, और नया फंड मैनेजर आया, उसने सारे पोर्टफोलियो को ऊपर नीचे कर दिया। नाउ यू डोंट नो कि हिस्टोरिकली इस फंड ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था या इस बंदे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, तो यही फंड अगली बार भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? डिपेंडेबिलिटी नहीं, एक्सट्रीम डिपेंडेंसी के यार इस फंड को मैं फॉलो कर रहा हूं तो इसी फंड को मैं फॉलो करूंगा। इंफॉर्मेशन गैप हमेशा रहेगा। वो क्यों ले रहा है, वो क्या चीज को फॉलो कर रहा है? हो सकता है कि उसको लग रहा हो कि यार मैंने एलएसएम का डेटा देखा और बहुत सारे एसीज बिक गए थे, तो मैं एक काम करता हूं, ये स्टॉक ले लेता हूं। अब उसने एक लॉजिक के तौर पे ये स्टॉक लिया है, आपको इस लॉजिक के बारे में कुछ नहीं पता है, उसकी ये कॉल गलत हो गई, अब आपने बेच देना है उसको। आपको नहीं पता है कि आपने क्यों लिया था, आपको नहीं पता है कि आपने क्यों बेचा था, बट आपने बेच दिया उस स्टॉक। एंड लास्टली, साइकोलॉजी का मिसमैच। आपने कॉपी ट्रेडिंग शुरू की, उस बंदे को आपने कॉपी करना शुरू किया, मार्केट में मंदी आ गई, ही इज स्टिकिंग टू हिज स्टॉक्स बिकॉज उसको अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो टेक्निकल से निकल के आई हो कि यार सपोर्ट के आसपास घूम रहा है, अगले लेवल के ऊपर मेरे पास और पैसा है, मैं और ले लूंगा। आपको कुछ नहीं पता है, उसको कॉन्फिडेंस है अपने स्टॉक के ऊपर, बट आपको कभी नहीं होगा। आप मंदी की बाजार के अंदर बोलेंगे यार ये मैंने किस चीज को फॉलो कर लिया और मैंने क्यों फॉलो कर लिया, मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी इसको फॉलो करने की। जबकि वो स्टॉक लेके बैठा होगा, आप वो स्टॉक बेच चुके होंगे। हो सकता है उसका टाइम होराइजन 24 महीने का हो, आपका टाइम होराइजन या आप में इतना कंफर्ट लेवल ही नहीं है कि 24 महीने नुकसान में कोई चीज लेके बैठ सके। सो साइकोलॉजिकली किसी भी बंदे को मनोमन फॉलो करना विदाउट नोइंग व्हाई कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर न्यूबीज, खासतौर पे अगर आते ही मार्केट में नुकसान हो रहा। इन अ नटशेल, कॉपी ट्रेडिंग वर्क्स ब्यूटिफुली इन थियरी, प्रैक्टिकली ना आप गुरुज ही बदलते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? यानी इस मंथ में इस म्यूचुअल फंड ने बेस्ट परफॉर्म किया है, तो मैं इसकी चीजों को कॉपी करता हूं। अब आपने उसका पोर्टफोलियो को कॉपी कर लिया है, हो सकता है अगला महीना ये म्यूचुअल फंड बेटर परफॉर्म ना करे। अब आप क्या करेंगे? अब आप गुरु ढूंढेंगे कोई और वो गुरु कैसे निकलेगा? उसकी लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस है, और उसकी लास्ट मंथ की परफॉर्मेंस को देख के जब आप पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो अभी भी ये गारंटी नहीं है कि अगले महीना ये नया म्यूचुअल फंड बेटर परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। दूसरी बात, आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहे हैं टॉप 15 स्टॉक्स, टॉप 10 स्टॉक्स में भी, और टॉप 10 स्टॉक्स तकरीबन सारे म्यूचुअल फंड्स के एक जैसे ही होते हैं। एक काम करिएगा, किसी भी म्यूचुअल फंड की क्वार्टरली रिपोर्ट्स उठा के देखिएगा, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कितने शेयर्स हैं। मुझे लगता है मोर देन 60, 70, 80, 90, 100 शेयर होंगे। और हर मंथ आप कौन से स्टॉक्स देख रहे हैं? जो कि टॉप 10 स्टॉक्स हैं। अब रेप्लिकेबिलिटी कैसे करेंगे आप? तो दिस इज अ कंसर्न, बट दिस कैन बी रियली गुड फॉर यू अगर आपने दिमाग लगाना ही नहीं। आपने कहा है कि भाईजान ये बंदे को मैं फॉलो करूंगा या इस म्यूचुअल फंड को मैं फॉलो करूंगा और मुझे कोई होशियारी करने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा, फिर इंडेक्स ट्रैकर फंड में, फिर ईटीएफ्स में क्या बुराई है? सिर्फ सोचिएगा। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द थर्ड मेथड या टेक्निक जो कि मैं खुद फॉलो करता आया हूं, बट मैं आपको अनबायस्ड होके एग्जैक्टली बताऊंगा कि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के थ्रू स्टॉक पिकिंग करने का बिलीफ सिस्टम गुड बैड है क्या। फंडामेंटल इन्वेस्टिंग का मतलब किसी भी कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ के, उसकी अर्निंग्स को देख के, उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना कि यार ये बिजनेस की वैल्यू एग्जैक्टली आजकल के हालात में जिसमें इंटरेस्ट रेट एक्स वाई जी है, ऊपर है नीचे है, ग्रोथ क्या है इकोनॉमी की, कंपनी की, स्टॉक मार्केट में कितना रिस्क लोग ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, सबको फैक्टर इन करके इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। अगर वो स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है, मतलब उस बिजनेस की ट्रू वैल्यू से नीचे है, तो हम बाय करेंगे। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू इस बिजनेस की वैल्यू से नीचे है, तो हम बाय नहीं करेंगे, या अगर हमारे पास पड़ा है तो हम बेच देंगे। बिलीफ सिस्टम क्या है भाई? हर बिजनेस की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। हर बिजनेस को क्योंकि वो कमाता है, हम उसको वैल्यू कर सकते हैं। कमाता है या आगे जाके कमाएगा, हम उसको वैल्यू कर सकते हैं। और क्योंकि सब के सब, चाहे ब्लैक रॉक हो, वैनगार्ड हो, मुनीश पाबराय हो, वॉरेन बफे हो, फुरकान पुंजानी हो या आप हो, सब सेम टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं
इंट्रिंसिक वैल्यू सब के सब निकाल सकते हैं। थिंक ऑफ इट, जिस तरह हम पाकिस्तानी अक्सर सोचते हैं कि प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी लेते वक्त हम क्या सोचते हैं, यार ये किस इलाके में है, इसकी लोकेशन क्या है। हम देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, हम नेबरहुड देखते हैं कि आसपास कितने लोग हैं, मस्जिद करीब है दूर है, एमिनिटीज कैसी हैं, मतलब जिम दिया है उसने नहीं दिया है, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गैस का कनेक्शन है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। सेम ऐसी चीज हम स्टॉक्स में देखते हैं, बट यहां पे हम एमिनिटीज और ये सब चीजें नहीं देखते हैं, हम उसकी बिजनेस को देखते हैं। बिजनेस मॉडल क्या है, कौन से सेक्टर में कंपनी ऑपरेट करती है, वो सेक्टर अच्छा है कि नहीं अच्छा है, मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है, कंपैटिटिव एडवांटेज क्या है, कोई मोट है कि नहीं है, प्राइसिंग कैसे होती है। ये सब मिला मलू के एक बिजनेस मॉडल बनता है कंपनी का, और उस बिजनेस मॉडल को ट्रैक करके हम इंट्रिंसिक वैल्यू पे पहुंचते हैं। और जैसे ही मार्केट के अंदर कोई पैनिक आता है, पैनिक के अंदर बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ऊंची होती है, वो हमें नीचे के दामों पे मिल जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कंपनी अपना बिजनेस मॉडल चेंज करती है, अर्निंग्स ग्रो करना शुरू करती है, तो आज की प्राइस भी अट्रैक्टिव हो जाती है क्योंकि आगे अर्निंग्स बहुत तेजी से ग्रो हो रही होती है, और इन कंपनीज की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसको स्टॉक पिकिंग थ्रू फंडामेंटल इन्वेस्टिंग कहते हैं। और अब इतनी सारी बातें सुन के आपको यह समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के अंदर वाई, क्यों, कैसे, कब, कहां से, ये सारे सवाल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बिजनेस मॉडल की समझ आ ही नहीं सकती अगर हमारा वाई, क्यों पे अंदाजा नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पे, भाई कंपनी क्यों ग्रो कर रही है, इसके मार्जिन क्यों ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई है इसका इंपैक्ट कंपनी पे क्या होगा, मैनेजमेंट ने जो पहले डिसीजंस लिए थे क्या वो पूरे कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे, आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या ये डिविडेंड देते हैं, क्या इन्होंने डेट लिया हुआ है, उनका कैश कैसा है कंपनी का, वाई, क्यों, क्या। अब क्योंकि एग्जैक्टली ये मॉडल मैं खुद फॉलो करता हूं अपनी स्टॉक पिकिंग के लिए, मैं आपको एग्जैक्टली इसका प्रोसेस भी बता सकता हूं और बहुत डिटेल में बता सकता हूं, बट यहां पे मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ बिजनेस दो चीजों से निकलती है, नंबर वन अर्निंग्स, नंबर टू वैल्यूएशन। मतलब दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए या आनी चाहिए। अर्निंग्स बिजनेस मॉडल से निकलती है, जो अभी सवालात में डिस्कस कर रहा था ना, ये सब मिला के निकलता है बिजनेस मॉडल। और दूसरा साइंस हमें पता होना चाहिए कि इस अर्निंग्स को हमने एक मॉडल बनाया, इन सारी चीजों को एक एक्सेल के अंदर डाला, फोरकास्ट किया, और हमें नजर आ गया कि इस कंपनी की अर्निंग्स अगले 3 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर क्या होने वाली है। अब हमें इस अर्निंग को वैल्यू करना है, और इसकी टेक्निक्स अलग होती हैं। मतलब बिजनेस मॉडल को समझने की टेक्निक्स कुछ और होती हैं, और वैल्यूएशन करने की टेक्निक्स कुछ और होती हैं। वैल्यूएशन में क्या निकलता है, आज इंटरेस्ट रेट कितना है, आगे जाके इंटरेस्ट रेट क्या लगता है, ये कंपनी खुद कितना ग्रो करेगी या इकोनॉमी कितना ग्रो करेगी, और स्टॉक मार्केट में पैसे डालने के लिए क्या लोगों को बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़ रहा है इस वक्त, या लोगों को लगता है कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदने के लिए रिस्क कम तरीन है, वो निकलता है इक्विटी रिस्क प्रीमियम, जो कि इस मॉडल के अंदर डलता है। इस तरह से इन दोनों चीजों को मिला के हम इंट्रिंसिक वैल्यू पे पहुंचते हैं। हो सकता है आपको अभी बहुत ज्यादा लग रहा हो, लेकिन टेक्निकल्स की तरह एक बार आपको साइंस इसकी समझ आना शुरू हो जाए, तो इसकी सबसे अच्छी चीज आपके सामने आती है, विच इज रेप्लीकेबिलिटी। बिजनेस मॉडल समझने का अगर सेंस आपको आ गया ना, और अगर आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर आप रिसर्च कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उस कंपनी के बारे में, यानी फंडामेंटल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, उनकी कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उनके कंपेटिटर्स को पढ़ सकते हैं, तो दुनिया की किसी भी कंपनी के ऊपर आप इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। 1930 में जो बेंजामिन ग्राम ने मेन वैल्यू प्रिंसिपल्स दिए थे ना, उसको थोड़ा बहुत ही ट्वीक करके आज हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। 1939, आज कितने साल हो गए, मे बी 100 साल, उससे कुछ कम, आज भी वो चीजें हम फॉलो करते हैं। यानी रेप्लिकेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। एक बार साइंस आ गई, मॉडल समझ में आ गए, टेक्निक समझ में आ गई, दुनिया की किसी भी कंपनी को आप वैल्यू कर सकते हैं। और अब वो चीज जिसकी वजह से मैं दीवाना हूं इस मेथड, इस टेक्निक का, वो है कम तरीन स्ट्रेस लेवल। डेली प्राइस मूवमेंट से हमारा कंसर्न ही नहीं होता है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता है कि डेली प्राइस मूवमेंट्स क्या हो रही है। अब ये कुछ लोगों के लिए अच्छी बात भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए बुरी बात भी हो सकती है। मेरे लिए अच्छी बात क्यों है, मैंने एक बार एक बिजनेस को समझा, एक कंपनी को देखा, उसके बिजनेस मॉडल को समझा और एक वैल्यूएशन निकाल ली। अगर ये स्टॉक नीचे चल रहा है अपनी वैल्यूएशन से, तो जब तक इस वैल्यू के करीब नहीं पहुंचेगा मैं नहीं बेचूंगा।
या तो मेरी वैल्यू चेंज हो जाए कि कंपनी ने, फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा था हर क्वार्टर में 5 रुपए की अर्निंग देंगे, 20 रुपए कमा रहे थे, बट कंपनी ने कुछ किया, रॉ मटेरियल सस्ता लिया, प्राइस बढ़ा दी वगैरह वगैरह, बट अब उसकी अर्निंग 7.5 रुपए क्वार्टर हो गई है, यानी 20 रुपए की जगह 30 रुपए की अर्निंग हो गई है, तो मेरी वैल्यूएशन चेंज हो जाएगी और अब मैं उस वक्त तक ये स्टॉक नहीं बेचूंगा जब तक अपनी वैल्यूएशन के करीब ना आ जाए। मतलब पहले मेहनत की और फिर सुकून से बैठ गए। मार्केट में कौन ले रहा है, कौन बेच रहा है, आज कितने म्यूचुअल फंड्स ने कितना काम किया, इस स्टॉक में क्या न्यूज आई, इस ब्रोकर ने क्या कहा, उस ब्रोकर ने क्या कहा, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि क्या आपकी स्टोरी अलाइंड है या अलाइंड नहीं है। अब कुछ लोगों के लिए बुरा हो सकता है, क्यों? अक्सर लोगों को जो कि खास तौर पे नए आते हैं बाजार के अंदर, उनको हर चीज का रीजन ढूंढना होता है। जैसे आज क्यों बाजार नीचे आई, क्यों बाजार ऊपर चली गई। फंडामेंटल इन्वेस्टर हैज नो क्लू अबाउट इट। म्यूचुअल फंड्स के पास रिडेम्पशन आ गई, म्यूचुअल फंड्स माल बेचे जा रहे हैं, फंडामेंटल इन्वेस्टर इसका जवाब ही नहीं दे सकता आपको। क्यों नहीं दे सकता? बिकॉज उसको फर्क पड़ता है कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बिजनेस क्या है। अगर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बिजनेस ऊपर है, वो स्टॉक होल्ड करेगा। अगर उसको लगता है कि ये वैल्यूएशन खराब हो गई है, वो बेच देगा। बीच में क्या हो रहा है उसका कंसर्न ही नहीं है। और आखिरी अच्छी बात क्या है कि भाई अगर स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है ना, वो हमारे लिए अच्छी बात होती है। वहां हम पैसा और लगाते हैं, मतलब फंडामेंटल इन्वेस्टर जो कि स्टॉक पिकिंग करता है, वहां वो पैसा और लगाता है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंशिएट करता है स्टॉक प्राइसेस और बिजनेस की वैल्यू के अंदर। अगर स्टॉक प्राइसेस नीचे आ रही हैं और बिजनेस की वैल्यू नहीं हिल रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, बिजनेस की वैल्यू वहीं खड़ी है, वो बेच देता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरी दुनिया के अंदर वेल्थ इसी तरह क्रिएट होती है। बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली। अब बताता हूं एक नए बंदे के लिए जो कि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग को फॉलो करना चाहता है, बुरी चीजें या डिफिकल्ट चीजें क्या हो सकती हैं। स्टीप लर्निंग कर्व। मैंने आपको पहले क्या बताया था? टेक्निकल एनालिसिस इनिशियली सीखना बहुत आसान है, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग इनिशियली सीखना बहुत मुश्किल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, कैसे पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंडस्ट्री का एनालिसिस, कंपेटिटिव लैंडस्केप, किस बिजनेस में ये ऑपरेट करते हैं, वहां बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, ये बिजनेस मॉडल हो गया। दूसरी तरफ वैल्यूएशन की टेक्निक्स क्या है, इस बिजनेस के अंदर कौन सी वैल्यूएशन टेक्निक लगेगी, प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन टेक्निक लगनी चाहिए या डिस्काउंट कैश फ्लो टेक्निक लगनी चाहिए। इकोनॉमिक साइकिल चेंज हो जाएंगे तो हमने क्या करना है। शुरू में इट्स डिफिकल्ट। इसीलिए जब YouTube पे आके लोग कहते हैं ना कि 1 महीने में या 2 महीने में मैं आपको फंडामेंटल इन्वेस्टिंग 101 सिखा दूंगा, नामुमकिन। आपको वो सारी लॉजिक्स दे देंगे, बट इसको अडॉप्ट कैसे करना है, यूज कैसे करना है, एक एक चीज की अंडरस्टैंडिंग कैसे लेनी है, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और इसी वजह से इनिशियली ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये एक और बुरा पार्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने सोचा कि मुझे स्टॉक पिकिंग करनी है, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के थ्रू मैं स्टॉक पिकिंग करूंगा क्योंकि वो बाकी चीजों से बहुत अच्छा था, एक बार लेना है, एक बार मेहनत करनी है। आप कल शुरू करना आपके लिए मुश्किल है। आपको सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ऑल ऑफ दैट इनिशियली 4-6 महीने, 8 महीने, साल किसी मेंटोर के साथ रह के आपको सीखना पड़ेगा कि यार फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में ये कब देखना है, वो कब देखना है, ऐसे कैसे करना है। और क्योंकि बिजनेस समंदर की तरह है, लहरें चेंज होती रहती हैं, उसमें टाइम लगेगा। बट एक बार अगर आपको आ गया, वंस अगेन गुड वाला पार्ट, एक बार अगर आपने मेहनत कर ली क्योंकि आप स्टॉक पिकिंग करने आए, राइट, रेप्लिकेबिलिटी 100%, स्ट्रेस लेवल 0। एक बार लिया, छोड़ दिया। किसी भी एसेट क्लास जो कि पैसे कमाती है, जो कि कैश कमाती है, अर्निंग्स कमाती है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड आखिरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ फंडामेंटल इन्वेस्टिंग 101 इज यहां पे आपको कॉन्ट्रेरियन होना पड़ता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। मार्केट नीचे आ रही है, बिजनेस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, उस वक्त आपको ट्रिगर दबाना है स्टॉक लेने के लिए। टेक्निकल्स में इट्स आसान कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप बाहर आ गए, स्टॉक नीचे आता जा रहा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। और कभी भी आप लोएस्ट लेवल के ऊपर या नीचे के लेवल के ऊपर स्टॉक्स नहीं ले रहे होंगे, आप हमेशा ट्रेंड के साथ ले रहे होंगे। ट्रेंड को चेंज होते हुए 3 महीने लग गए और अगर स्टॉक 60-70% बढ़ गया है, आप 60-70 के बाद ले रहे होंगे। फंडामेंटल इन्वेस्टर कॉन्ट्रेरियन होता है। अगर बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास वक्त है, मैं इस बिजनेस के अंदर पैसे लगा के छोड़ दूंगा। जब लोग बेच रहे होंगे तब मैं लेने का सोच रहा हूं। और जब लोग एग्जूबरेंट हो जाएंगे किसी सेक्टर और किसी स्टॉक के ऊपर के भाई आग लग गई है, प्रोबेबली मैं बेच रहा हूं। पेशेंस भी होना पड़ेगा आपके पास। अगर पेशेंस है, इट विल वर्क दी बेस्ट फॉर यू। क्योंकि मैं पेशेंट हूं, मेरे लिए बेहतरीन काम करता है। बट अगर आप इम्पेशेंट हैं, इसका मतलब जो आपके पास स्टॉक है वो नहीं चल रहा है लेकिन बाकी स्टॉक्स ऊपर चल रहे हैं, फोमो हो गया आपको, आपके लिए बहुत बुरी साइंस है। इसका मतलब आप उस स्टॉक में होना चाहते हैं जो कि आज चल रहा है। आप उस स्टॉक में नहीं होना चाहते हैं जो कि अच्छा स्टॉक है और अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है। सूनर और लेटर बिजनेसेस अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे पहुंचते हैं, बट कब पहुंचते हैं
इसका हमें नहीं पता होता है। 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं। फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के थ्रू अगर आप स्टॉक पिकिंग करने का सोच रहे हैं, भूल जाएं कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम है। इट्स अबाउट बिल्डिंग वेल्थ इन द लॉन्ग टर्म विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्टेप्स टेकन। इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक्शन किए हुए हमने पैसे बनाने हैं, वेल्थ जनरेट करना है। यानी इसेंशियली जो लोग स्टॉक पिकिंग करते हैं थ्रू फंडामेंटल लेंस, उनका थॉट प्रोसेस ये होता है कि मैंने एक अच्छी चीज ले ली है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इस बिजनेस की ऊंची है, आज स्टॉक मार्केट में प्राइस नीचे है, उसको जितना टाइम लगता है वो ले ले, बट मुझे सॉलिड रिटर्न कैसे निकलता है, क्योंकि हमें पता है कि बिजनेस मॉडल किस तरफ से जा रहा है, वैल्यूएशन कैसी है, मुझे सॉलिड रिटर्न बगैर एक्स्ट्रा स्टेप्स लिए मिलता रहे। सो टू रिवाइंड ऑल दैट, हमने क्या बात की इस वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर, कि क्या तरीके हैं जिसके थ्रू स्टॉक पिकिंग होती है। और इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इट्स इंटरेस्टिंग बट इट्स हार्ड। और क्यों हार्ड है, इन दोनों वीडियोस में मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। अब मुझे एक बात बताएं, ये सब सुनने के बाद आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको जेन्युइनली स्टॉक पिकिंग करनी है, जिनके पास टाइम है या इतना इंटरेस्ट है कि दे स्टिक अराउंड, थक ना जाएं, हार ना जाएं, दे स्टिक अराउंड, या फिर उनको अपना कस्टम मेड पोर्टफोलियो बनाना है। अब आपके सामने दोनों पिक्चर्स एब्सोल्युटली क्लियर है, स्टॉक पिकिंग वर्सेस पैसिव इन्वेस्टमेंट। सो ये सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि टेक्निकल ट्रेडिंग इज समथिंग जिसमें आपका इंटरेस्ट है, या आपको लगता है कॉपी ट्रेडिंग इज इजी टू डू एंड आई वांट टू डू दैट, आपका और मेरा साथ बस यहीं तक था। क्योंकि इन दोनों चीजों के बारे में मुझे जितना पता था मैंने आपको सब बता दिया, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता इनके बारे में, क्योंकि ना मैं इन चीजों को फॉलो करता हूं, और जेन्युइनली स्पीकिंग ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं स्क्रीन के सामने बैठ के रोज रोज किसी चीज को फॉलो कर सकूं। तो मैं करता हूं फंडामेंटल इन्वेस्टिंग। बट याद रहे, कोई मेथड यहां पे गलत नहीं है, जो आपको रेजोनेट करता है यू शुड चूज दैट। लेकिन आप मेरी तरह फंडामेंटल इन्वेस्टिंग से अगर रेजोनेट करते हैं, तो अगली वीडियो इस सीरीज को क्लोज करने के लिए मैं बनाऊंगा फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के बारे में, कि बिजनेसेस को हम कैसे देखते हैं और वैल्यूएशन को हम कैसे देखते हैं, और कैसे मिला के इंट्रिंसिक वैल्यू बनती है। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दिस इज द टाइम यू शुड डू दैट, क्योंकि अगली वीडियो उस चीज के बारे में जो कि रिस्पॉन्सिबल है मुझे आज तक जीरो से यहां तक लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।